हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम 30 अगस्त का जो भी करंट अफेयर्स है पूरा देखेंगे। ठीक है। पहले आप लोग ये हेडिंग्स देख लो, इन्हीं हेडिंग्स पे डिटेल में बात होगी आगे। तो सारी हेडिंग्स देख लो किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आगे चल के सीधी हम पहली हेडिंग उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? अपने नितिन गडकरी। इन्होंने दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन आधारित कार लॉन्च की। कुछ समय पहले इन्होंने एक हाइड्रोजन कार भी लॉन्च की थी। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इसके क्षेत्र में बहुत एकदम तीव्र गति से ये काम कर रहे हैं गडकरी जी जो हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये है। देखते हैं क्या है इसमें कि दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन आधारित कार नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इसके बाद दुनिया का पहला BS6, ध्यान रखो, भारत स्टेज BS का फुल फॉर्म होता है, ये एक मानक है। मानक किस चीज़ का है कि जो वाहन होते हैं उनमें ईंधन कौन सा यूज हो रहा है, ईंधनों का मानक है ये BS, भारत स्टेज। जितना अलग स्टेज का होगा, मतलब अगली स्टेज का होगा, उतना ही इससे पॉल्यूशन कम होता है। तो इस टाइम पे इंडिया सीधा BS4 से BS6 पे स्विच कर गया है। पहले इंडिया BS3 पे था, आज से 4-5 साल पहले। BS3 से BS4 पे स्विच किया और BS4 से सीधा BS6 पे स्विच कर गया। ठीक। तो BS6 स्टेज विद्युतीकृत फ्लैक्स ईंधन वाहन लॉन्च किया गया है जो पूरी तरह से एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर काम करता है। और 100% एथेनॉल की बात हो रही तो समझ लो। अब एथेनॉल होता क्या है पहले तो ये समझो। एथेनॉल होता है बायो पेट्रोल। पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, एक जैव ईंधन है, सीधी बात इतना समझो। एक जैव ईंधन है। किस चीज़ से बनता है ये बनता है जो आपके फसली अवशिष्ट हो गए हैं, फसल अवशिष्ट, इससे बनता है। दूसरा, कुछ पौधे इसके लिए स्पेशली उगाए जाते हैं जैसे जट्रोफा वगैरह। इसको आप लोग पढ़ लेना। एथेनॉल की अलग अलग पीढ़ियां हैं, पहली पीढ़ी के ईंधन, सेकंड पीढ़ी, थर्ड और फोर्थ। ये आप लोगों को पढ़ना है कि फर्स्ट पीढ़ी में क्या यूज किया जाता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ। जैसे गन्ने की खोई है, अन्य फसल अवशिष्ट हैं, और भी जो जैव अवशिष्ट हैं वो सारे यूज होते हैं एथेनॉल बनाने में। आगे चलते हैं। फ्लैक्स फ्यूल ऐसी तकनीक है जो इंजन को 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग करने की अनुमति देता है। इंडिया में इस चीज़ पे जितने भी वाहन हैं अब वो इस पे आ गए हैं कि उसमें आप 10% तक तो एथेनॉल मिश्रित यहाँ पे ईंधन बिक ही रहा है इंडिया में। ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब इसको 10 से कितना करना है, 20%। कब तक? 2025-26 तक। दैट मीन्स हर वाहन में ये सुविधा है कि आप 20% तक एथेनॉल मिश्रित करके ईंधन को डाल सकते हो। भारत ने पहले ही पेट्रोल में 10% गन्ना आधारित एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का लक्ष्य एथेनॉल आपूर्ति वर्ष कब है? 2025-26 तक। पेट्रोल में एथेनॉल का कितना? 20% मिश्रण प्राप्त करना है। तो ये पेट्रोल के लिए है। डीजल भी आता है आपका जिसको बोलते हैं बायोडीजल, ये भी बनने लगा है। ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी या कम प्रदूषण फैले उस क्षेत्र के ईंधन है। अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखा करो, जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, जैसे अभी मैंने बोला कि एथेनॉल की जितनी भी पीढ़ियाँ हैं आप लोग पढ़ते चलो। ठीक है। तो आप उसको तुरंत जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो गूगल कर लिया करो और सारी चीज़ें मेन पॉइंट नोट कर लिया करो। इससे क्या हो जाएगा ना कि मैक्सिमम चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं वो पॉइंट आपके पास ऑलरेडी आपके पेजेस पे होंगे। प्लस ये रिवाइज कर रहे हो, इसके साथ GS बताए दे रहे हैं, तो आप देखो 50 से 60% तक की तैयारी आपकी यहीं से हो जानी है, जो क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरी चीज़, RO का जो हमारा बैच चल रहा है, RO में रिवीजन प्रोग्राम आज से शुरू हो गया है। हर 2 दिन बाद, ठीक है, पर डे 2 क्लास का रिवाइज करना है। पूरी तरीके से उसको रिवाइज करो, वैल्यू एडिशन करो। इसके बाद 2 दिन बाद शाम को क्या होगी, आपकी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में क्या होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक पे, टोटल 4 टॉपिक हो गए, वो आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम में आए वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे। जो लोग बैच में ज्वाइन नहीं हैं वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग अपने हिसाब से पर डे 2 क्लास या 2 टॉपिक रिवाइज करके बैठो और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। खेल मंत्री ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल लॉन्च किया। खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। इन्होंने लॉन्च किया है। 29 अगस्त को क्या था? खेल दिवस था। ये चीज़ आपको बता ही चुके हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल क्या है? एक पोर्टल होगा
जिस पे सारे महासंघ जुड़ जाएंगे खेल से रिलेटेड। उनका चुनाव वगैरह कैसे क्या होगा, कैसे उनकी क्रियाविधि चलेगी, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यह क्या है, एनएसएफ के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है जो एनएसएफ के चुनाव, एनएसएफ मतलब राष्ट्रीय खेल महासंघ, एनएसएफ की मान्यता के वार्षिक नवीनीकरण आदि के लिए एकल खिड़की प्रणाली होगी। इसमें खेल विभाग और राष्ट्रीय खेल महासंघों के बीच बेहतर समन्वय भी होगा। ये ध्यान रखो, अभी कुछ समय पहले तक ना जो आपका खेल मंत्रालय होता था, इंडिया में जो खेल हैं आपके जितने भी खेल महासंघ हैं, वो गवर्नमेंट से समझो, गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी आज के कुछ समय पहले तक। अब धीमे धीमे सबको धीमे धीमे अंडर लाया जा रहा है। जैसे बीसीसीआई है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कमेटी बनाई, लोढ़ा कमेटी, और ये सब करके इसका एक नियम बना दिए कि बीसीसीआई अध्यक्ष क्या बन सकते हैं, 2 टर्म से ज़्यादा हो नहीं सकता, ये सारी चीज़ें। तो अब हर जगह हस्तक्षेप धीमे धीमे किया, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह ज़्यादा हो रहा था। आगे चलते हैं। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी खेल और फिटनेस क्विज प्रतियोगिता, कौन सी है, इस प्रतियोगिता का क्या नाम है, फिट इंडिया क्विज, इसका 3रा संस्करण लॉन्च किया। तो सबसे बड़ी खेल और फिटनेस क्विज प्रतियोगिता कौन सी है, फिट इंडिया क्विज। इसकी कुल पुरस्कार राशि कितनी है, 3.25 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अगला क्या है, नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये नागरिक उड्डयन क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे, जो प्लेन होते हैं, हवाई सफ़र होता है, तो हवाई सफ़र, प्लेन और एयरपोर्ट, इनको अलग सुविधाएं प्रदान करना, यही नागरिक उड्डयन में समझौता है। इसमें क्या हुआ, नए मार्गों का निर्धारण, कोड शेयर सेवाएं, यातायात अधिकार और क्षमता पात्रता आदि शामिल है। इस एमओयू में क्या है कि न्यूजीलैंड की कुछ नामित एयरलाइंस हैं, वो भारत में 6 स्थानों पे, कौन कौन से, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कलकत्ता, जितने भी महानगर है सब में से 3रे और 4थे स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ कितनी भी सेवाएं संचालित कर सकती हैं। दैट मीन्स इन हवाई अड्डों पे वो कितने भी विमान उतार सकते हैं, और कोई भी इनकी मतलब किसी भी प्रकार का विमान, ये नहीं है कि इतना बड़ा हो या इतना छोटा ही हो, ये समझौता हो गया। सेम ये लोग इंडिया के लिए सुविधा देंगे, कौन कौन से, इसी तरह भारत की नामित एयरलाइंस, जो भारत इंडियन गवर्नमेंट एयरलाइंस को जिसको नामित करेगा, एयर इंडिया को जिसको भी करेगा, उनके लिए ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च के लिए कितनी भी सेवाएं संचालित कर सकती है। भारत सरकार द्वारा न्यूजीलैंड में 3 और पॉइंट नामित किए जाने हैं, मतलब 3 पॉइंट तो ये हो गया, ऑकलैंड हो गया, वेलिंगटन हो गया, क्राइस्टचर्च, 3 और नामित करेंगे तो 6 इनके हवाई अड्डे होंगे और 6 इंडिया के होंगे। इनमें कितनी भी सेवाएं और कोई भी एयरलाइन हो जिसको सरकार नामित करेगी वहाँ पे जारी रख सकती है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि इन दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, यहाँ के लोग वहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे, जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो भी फलेगी फूलेगी और आगे बढ़ेगी। आगे चलते हैं। प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की। कल की ही न्यूज है, केवल सल्फर नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिली है, ठीक है, वो भी मिला है। अभी बात करते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर जो प्रज्ञान है उस पर क्या लगा है, लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं LIBS। ठीक, इसने क्या किया, दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह की संरचना पर पहली बार इन सीटू क्या होता है, उसी जगह पे जहाँ पे है, माप किया। तो यहाँ पे इसने मापन किया। इसमें जो लिप्स लगा था, इसका मेन काम ही था कि यहाँ पे जितने भी आपके तत्व हैं, खनिज हैं, गैसें हैं, इन सबको यहाँ पे जांच करना कि कौन कौन से हैं। इन सीटू माप ने क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सल्फर है। आगे चल के प्रारंभिक विश्लेषण से चंद्र सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी भी दिखाई गई है। आगे के मापों में मैग्नीज भी मिली है आपको, सिलिकॉन भी मिली है, ऑक्सीजन भी मिली है। दैट मीन्स पृथ्वी पे जितने भी मूलभूत तत्व हैं उसके बहुत सारे तत्व यहाँ पे मिल चुके हैं, ऑक्सीजन भी मिली है, ये ध्यान रखो। अब अगर हाइड्रोजन और मिल जाए तो यहाँ पे पानी अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति की अभी जांच हो रही है, बाकी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। और ये किसने, लिप्स LIBS जो है आपके रोवर में लगा था, उसने इसको बताया कि ऐसा है। LIBS पेलोड को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम इसरो बेंगलुरु की प्रयोगशाला में विकसित किया गया था।
अगले उस पर चलते हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण से दक्षिण एशियाई देशों में जीवन प्रत्याशा 5 साल से अधिक कम हो सकती है। ये नई रिपोर्ट आई है और बहुत ही डरावनी रिपोर्ट है। जीवन प्रत्याशा जो वो होती है जब आदमी का ये डिसाइड किया जाए, एक अनुमान लगाया जाए कि इस देश के व्यक्ति औसतन कितने साल जीते हैं। तो भारत की, इंडिया की 67.5 है। एक टाइम पे 69 पहुंच गई थी, कोविड काल में फिर से एक कम हो गई। ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा वो ज़्यादा हो गई हो, 68 हो सकती है। जापान है, उसकी 84 से 85 रहती है, सबसे ज़्यादा जापानी लोग जीते हैं। तो ये रिपोर्ट जो आई है, किसने जारी की है? शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने अपनी नवीनतम वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि बढ़ते प्रदूषण से दक्षिण एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा 5 साल से अधिक की कमी हो सकती है। और सब दक्षिण एशियाई देशों की बात हो रही है। दक्षिण एशिया में इंडिया वगैरह आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी चीज़ें, ठीक है, थाईलैंड, आसियान सारे देश आ जाते हैं। तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा 5 साल से अधिक की कमी हो जा रही है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है यहाँ पर। वैश्विक स्तर पर प्रदूषण के कारण नष्ट होने वाले कुल जीवन वर्षों में से आधे से अधिक दक्षिण एशियाई देशों में, मतलब जो सर्वाधिक नुकसान हो रहा है उसमें से 50% तो आपके दक्षिण एशियाई देशों में है। एशिया की भी बात नहीं हो रही, दक्षिण एशिया की। इसमें कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। इनकी बात हो रही, सबसे ज़्यादा खतरा है। अभी तो आप देखोगे दिल्ली में तो 10 साल कम हो गई, इसी रिपोर्ट में आगे है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश इस टाइम पे। इसमें प्रति व्यक्ति औसतन 6.8 साल खो दिए, मतलब 7 साल बांग्लादेश में हर व्यक्ति की उम्र कम हो चुकी है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा 3.6 महीने, यहाँ केवल महीनों में कमी हुई है, ये देखो कम हो जाएगी। नई दिल्ली में प्रदूषण के कारण औसत जीवन काल 10 वर्ष से अधिक कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा खतरा नई दिल्ली में। तो ये रिपोर्ट है, ये समझो किसने? शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान ने जारी की है। इतना ध्यान रखो कि पूरे दक्षिण एशिया में 5 साल से अधिक कमी हो रही है। सर्वाधिक कमी आप देखो तो राजधानी में दिल्ली में हो रही है, और देश में देखो तो बांग्लादेश में हो रही है। अगला, भारत और केन्या हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग जो है उसको और गहरा करने पे ये दोनों देश सहमत हो गए हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सी न्यूज़ है। समझौते होते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं कि हाल ही में ये समझौता किसके साथ हुआ था। तो अब केन्या के पास है ही क्या, ये बताओ मुझे। केन्या के पास उतना कुछ तो है नहीं, बस इतना होता है कि हल्के से अभ्यास वगैरह इनके साथ कर लो, इनको कुछ सपोर्ट दे दो। इंडिया की सॉफ्ट पावर है, ठीक है। सॉफ्ट पावर को इंडिया क्या है, डिफेंस सेक्टर में हार्ड पावर के रूप में यूज कर रहा है कि हर व्यक्ति को हमारा कुछ ना कुछ फायदा मिले। नई दिल्ली में राजनाथ सिंह और केन्या के कैबिनेट रक्षा सचिव जो हैं अदनबेयर डुएले, इनके बीच क्या हुई थी? एक द्विपक्षीय बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया। अगला चलते हैं। प्रियन सेन है जो 2023 की मिस अर्थ इंडिया बन गई हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जितनी भी मिस अर्थ इंडिया बनती हैं यही लोग जाते हैं फिर जो मिस अर्थ यूनिवर्स होता है उसका, या मिस अर्थ वर्ल्ड होता है, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो 26 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 फाइनल के दौरान राजस्थान की प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया, नहीं ये इसका टाइटल होता है मिस अर्थ इंटरनेशनल, ठीक है। तो प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। कहाँ की हैं ये? जयपुर की 20 वर्षीय छात्रा हैं जो डांसिंग भी करती हैं और ताइक्वांडो खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोरिया की मौजूदा मिस अर्थ, इस टाइम पे मिस अर्थ कौन है? कोरिया की मौजूदा मीना सू चोई, इनसे क्या मिला? ये ताज मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल नाम जानो कहाँ की है। दूसरा न्यूज है इसी से रिलेटेड, प्रवीणा आंजना, इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। पेमा चोडेन भूटिया और तेजस्विनी श्रीवास्तव को उप विजेता घोषित किया गया। तो बस केवल इनका नाम याद रखो कि प्रवीणा आंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता, और प्रियन सेन ने किसका खिताब जीता है? मिस अर्थ इंडिया का। आगे चलते हैं। गुजरात सरकार ने क्या किया कि जो स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय तो जानते हो आप, खास तौर से 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? अर्बन लोकल बॉडी होते हैं। स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। गुजरात सरकार ने पंचायतों में भी रखा है, दैट मीन्स पंचायत भी हो गए आपके, और नगर पालिकाएँ और नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का फैसला किया है। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में
ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण कितना 10% था, इसको बढ़ा के 27% कर दिया। और ये घोषणा किसने की? गुजरात के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ऋषिकेश पटेल, इन्होंने की। लेकिन इसमें क्या किया कि जो आदिवासी हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए जो पेशा होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 में आया था ये। इसमें क्या होता है, जो पंचायती राज कानून होते हैं वहाँ पे जहाँ पे जनजाति समाज 50% से ज़्यादा जनसंख्या, तो यही पेशा के रूप में लागू होता है, पंचायत का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो हालांकि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पेशा अधिसूचित क्षेत्रों में ओबीसी के लिए आरक्षण कितना 10% रहेगा। ठीक है, पेशा वाले क्षेत्रों में ओबीसी का 10% ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की, अगर इनका आरक्षण बढ़ा देंगे तो अनुसूचित जनजाति उनका आरक्षण कम हो जाएगा, तो इनके हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान चलाया और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की शुरुआत की। ठीक है, आपको बताना है अर्जुन मुंडा किस मंत्रालय में मंत्री हैं। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की नियुक्ति की। जो मतलब जो इसके डॉक्टर होंगे, जो देखने वाले होंगे, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया रोग है। विभिन्न जनजातियों के बीच में समझ को बढ़ाने के लिए संचार सामग्री और मॉड्यूल का विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया जाएगा। दैट मीन्स लोकल, क्योंकि जनजातियों में ये ज़्यादा फैलता है, वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे कीट पतंगे गंदगी ये सब ज़्यादा रहती है वहाँ फैलता है। 2023-24 के बजट में सरकार ने क्या बोला था कि 2047 तक, एक टारगेट याद रखना, सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए मिशन की एक घोषणा की थी। तो ये टारगेट है 2047 तक। और ये कब शुरू किया गया था ये मिशन? पीएम मोदी ने शुरू किया था 1 जुलाई 2023 को एमपी के शहडोल से सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का ये मिशन शुरू किया गया। आगे चलते हैं। भारत का पहला एआई स्कूल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित इंडिया का पहला स्कूल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। नाम क्या है? स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा। किसने? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। सबसे पहले किस क्लास के बीच में होगा? 8 से 12 तक के जो छात्र होंगे उनको इससे रिलेटेड कक्षाएं दी जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। एआई जो है, इन्होंने पहली कागज रहित यूनिवर्सिटी भी केरल ने जारी की थी। ठीक है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। एआई पे आधारित बहुत सारा काम कर रहे हैं। केरल हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट ही रहता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लघु उद्योग दिवस कब था? 30 अगस्त को था। तो आपको इतना ही याद रखना है कि 29 अगस्त को खेल दिवस और 30 अगस्त को क्या था? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2001 में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की थी। जैसे 23 अगस्त को इस बार घोषणा क्या की गई कि 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष दिवस। तो सेम इसकी बात हो गई हुई थी 2001 में कि 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाए। आखिरी करंट है आपका, जनगणना अधिनियम केवल केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार देता है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। आई थिंक एक और होगा इसके बाद। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट में? देखो मैं बताता हूँ केस क्या है। बिहार गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? जाति आधारित सर्वेक्षण करा रही। इसके लिए कोई कानून तो उन्होंने नया पारित किया नहीं अपनी विधानसभा से। एक्चुअली ये राज्यों का विषय ही नहीं है। जनगणना अंग्रेजों के समय से किसका विषय है? केंद्र का। केंद्र सूची का ये विषय है, केवल केंद्र जनगणना करा सकती है। इसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी कि ये करा ही नहीं सकते। इससे क्या है? व्यक्ति की निजता, वो आंकड़े प्लस डिवाइड वगैरह बढ़ेगा, ऐसा खतरा है। ठीक है, राज्य अपनी अपनी सुविधानुसार सब कराने लगेंगे। तो ये बोला गया कि इस पर रोक लगाओ। पहले जो बिहार हाईकोर्ट है उसने रोक लगा दी थी, बाद में उन्होंने उसका क्या अनुमति दे दी और यहाँ पे ये जनगणना हो चुकी है बिहार में। केवल इसके आंकड़े जारी करने हैं। अब ये मामला केंद्र में गया है, तो केंद्र ने क्या किया? हलफनामा दिया है और क्या बोला है कि जो जनगणना अधिनियम है 1948, यह केवल केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार ने बिहार जाति सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में केंद्र ने क्या बताया कि जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है। जो जनगणना अधिनियम 1948, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, जनगणना अधिनियम कब आया था? 1948 में। इसके द्वारा शासित होती है।
7वीं अनुसूची की जो प्रविष्टि है 69, इसके तहत ये संघ सूची का विषय है। बिहार सरकार ने क्या किया कि जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के लिए 6 जून 2022 को अधिसूचना जारी की थी और ये सर्वेक्षण इनका खत्म हो गया है, बस आंकड़े जारी करने बाकी है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसमें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आप लोग को पता होना चाहिए, जितने भी अब तक शहीद हुए हैं। तो जो इंडिया गेट था आपका, पहले यहाँ पे क्या चलती थी, अमर जवान ज्योति, फिर इसी के पास में एक बनाया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। इस अमर जवान ज्योति को भी कहाँ लेके जाया गया, इसी पे युद्ध स्मारक में लेके चले गए हैं। और यहाँ पे अब तक के जितने भी जवान शहीद हुए अंग्रेजों के काल से लेके अब तक, उन सारे जवानों की नाम लिखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें, पूरा एक म्यूजियम टाइप का है। ठीक है, तो इसी म्यूजियम पे एक अध्याय शामिल किया जाएगा कक्षा 7 में एनसीईआरटी की पुस्तक में। है क्या, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। ये पूरा, क्योंकि राष्ट्रवाद इस सरकार का ध्येय है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा। अब राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा होती है, कैसे होता है, वो अलग चीज़ें हैं, बट इतना समझो तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें, शिक्षा में भी बदलाव होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में अब ये शामिल कर लिया गया। यहाँ पे आपके आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। ऐसी डेली क्लास चलेंगी, आप लोग एक अपना टाइम टेबल बना लो, उसमें करंट की क्लास कर लिया करो, प्लस एक नोट बनाया करो। जैसा मैंने बताया, नोट में आपको क्या करना है, ये सारा करंट को अपनी लैंग्वेज में एक से ज़्यादा 2 पेज में इसको समराइज कर लेना, लिख लेना है। और 6-7 दिन में एक बार 7 दिन का पूरा करंट रिवाइज कर लिया करो। आप देखोगे मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर, मैक्सिमम क्या 95% तक चीज़ें आपकी कवर होंगी, करंट कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इस जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें सही लग रही हैं, तो अगर आपको सही लग रही हैं तो शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया है तो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।